हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। CUT का जो आपका UG का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, उसमें जो है आपका जो सेक्शन 3 आएगा उसमें आपके 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से, रीजनिंग से और आपका जनरल नॉलेज से, ठीक है ना। बाकी जो आपका मैथ का डोमेन है वो आपका अलग से आएगा, ठीक है ना। ये एप्टीट्यूड मैथ पूछी जाएगी, कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मैथ पूछी जाएगी, ठीक है। जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो शॉर्टकट्स फार्मूले से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। बाकी जो आपका डोमेन वाली मैथ है वो अलग से आएगी, ठीक है। इस सेक्शन 3 में आपसे सिंपल मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों पार्ट से जो है आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 75 क्वेश्चन होंगे। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और जो हम लोग सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो है हमारा मैथ, ठीक है ना। और मैथ का ये फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट है। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्ट में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल जो है आपके 25 क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिस टेस्ट में। तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक में 12 to 13 और एक में 12 to 13, तो टोटल मिला के आपके 26 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपका हर एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा खासा हो जाए। और अगर इतना आप कर लेते हैं तो मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग और जनरल नॉलेज, इन तीनों को मिलाकर के आपको 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आपको करना है 60 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आप कौन से लेफ्ट करेंगे ये आपको वहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं आप मैथ के लेफ्ट करें, कि आप रीजनिंग के लेफ्ट करें, कि आप जनरल नॉलेज के लेफ्ट करें, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आप कोई भी लेफ्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख ले। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो 13th क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास ही बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट का आपका 13th क्वेश्चन अब आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, उसका शॉर्टकट का तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अ मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज अ वुमेन, अ वुमेन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए चाइल्ड। इफ 32 men can complete a job in 12 days, then how many days would be required for 64 women and 128 children together to complete the same job? एक पुरुष एक महिला से दोगुनी तेजी से काम करता है। एक महिला एक बच्चे की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करती है। यदि 32 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 64 महिलाओं और 128 बच्चों को मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे कि 3 दिन लगेंगे, 4 दिन कि 6 दिन? देखो क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। तो ना तो प्रॉब्लम होने वाली है इंग्लिश मीडियम वालों को, ना ही प्रॉब्लम होने वाली है हिंदी मीडियम वालों को, क्लियर है। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है वर्क एंड टाइम से। किससे पूछा गया? वर्क एंड टाइम टॉपिक से। अब अगर हम बात करें किसी भी वर्क को करने की, तो किसी वर्क को करने में जो समय लगता है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगता है,
भाई जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, अर्थात जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, उसको कोई भी काम करने में कम समय लगेगा, ठीक है ना। और जिसकी इफिशियंसी कम होगी, जिसकी क्षमता कम होगी, उसको वही काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कल मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो है अगर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ईंटें उठा के रखना है, और भाई वो 10 ईंटें हैं, मैं और मेरा दोस्त दोनों वहाँ से उठा के दूसरे के ईंटें रख रहे हैं। अब मेरी इफिशियंसी अगर एक बार में एक ईंटा उठाने की है, और अगर वो 10 ईंटें हैं, तो मुझे 10 बार जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना। और अगर मेरे मित्र की इफिशियंसी एक बार में 5 ईंटें उठाने की है, तो वह 2 बार में ही पूरे 10 ईंटें जो है वहाँ पे रख देगा। तो जो वर्क करने में जो टाइम लगता है वह इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है, अर्थात क्षमता के अनुसार लगता है। अगर क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, और अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो अ मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, एक आदमी जो है एक महिला से दोगुनी तेजी से काम करता है। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वन मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के हो जाएगा। 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के, ठीक है ना। भाई एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के होगा, क्योंकि दुगनी तेजी से, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरी एज 10 ईयर है, आपकी एज 10 ईयर है, और मेरी एज आपसे दोगुनी है, ट्वाइस है आपकी एज की, तो अगर आपकी 10 है तो मेरी 20 होगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपकी एज 10 ईयर है और मेरी एज आपकी ट्वाइस है, तो मेरी कितनी हो जाएगी 20। अब अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है, तो आपकी एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपकी भी 20 हो पाएगी ना। तो 20 बराबर इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर है कि अगर मुझे 1 मैन इक्वल्स टू वुमेन करना है, तो वुमेन मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एक आदमी है वह जो है एक महिला से दोगुनी तेजी से काम करता है, अर्थात एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है। इसी प्रकार से आगे क्या कह रहा है कि अ वुमेन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए चाइल्ड। जो एक महिला है, एक वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर काम कर रही है, एक वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर काम कर रही है। एक आदमी 2 वुमेन के बराबर काम कर रहा है, और एक वुमेन 2 चाइल्ड के बराबर काम कर रहा है, अर्थात जितना काम 2 बच्चे मिलके कर सकते हैं उतना एक महिला करती है। जितना काम 2 महिलाएं मिलकर करते उतना काम एक आदमी कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर देखो एक चीज जरा समझना, 1 मैन बराबर 2 वुमेन के, तो अगर मैं यहां से निकालूं तो देखो 1 वुमेन बराबर 2 चाइल्ड के, तो मैं कह सकता हूं कि 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 चाइल्ड के, 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 चाइल्ड के। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1 मैन इक्वल टू 4 चाइल्ड के, 1 मैन इक्वल्स टू 4 चाइल्ड के। बात क्लियर है कि नहीं? भाई एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, और एक महिला 2 बच्चों के बराबर काम करती हैं, तो 2 महिलाएं 4 बच्चों के बराबर काम करेंगी, तो एक आदमी 4 बच्चों के बराबर काम करेगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर। अब देखो अगर मैं बात करूं टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क की अगर हम बात करें, तो टोटल वर्क है आपका जो है कि 32 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। तो यहां पे हो जाएगा 32 इंटू 12, यहां से आपका निकल आएगा टोटल वर्क। अब देखो यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर जो दिया गया है कि 32 पुरुष किसी कार्य को जो है 12 दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि उसी कार्य को 64 वुमेन और 128 चिल्ड्रन कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आप एक काम करो, इस 64 वुमेन और 128 चिल्ड्रन को आप मेन में कन्वर्ट कर लो। मेन में क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहां पर जो दिया गया कि 32 पुरुष 12 दिन में करते हैं, तो यहां पर जब पुरुष दिया गया तो जो ये संख्या है ना 64 वुमेन की और 128 चिल्ड्रन की, इसको भी आप मेन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पर देखो, अगर मैं 64 वुमेन प्लस 128 चिल्ड्रन को अगर मेन में कन्वर्ट करता हूं, कितना आ जाएगा? को अगर मैं मेन में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा देखो भाई, दो वुमेन बराबर एक मैन के हैं, दो वुमेन बराबर कितने के हैं? एक मैन के हैं। तो अगर मैं यहां पे कहूं तो 64/2 हो जाएगा, तो यहां से मैन आ जाएगा, ठीक है ना। यहां क्या आ जाएगा? आपका मैन आ जाएगा, प्लस 1 मैन इक्वल टू 4 चाइल्ड के, तो 128/4, यहां से मैन आ जाए, कितने मैन हो जाएंगे? तो यहां हो जाएगा आपको कितना? यहां हो जाएगा आपका 32 मैन, और यहां हो जाएगा आपका 32 मैन, ये हो जाएंगे टोटल 64, ये हो जाएंगे टोटल 64 मैन, ठीक है। क्या हो जाएंगे? 64 मैन। तो कितने दिन लगेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितने डेज लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, तो जाएगा 32 × 12 अपॉन हो जाएगा 64, तो 32 2 जा 64, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका 6 डेज। क्या आ जाएगा? आपका 6 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 6 डेज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 6 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है वो कभी ना कभी जरूर जो है अपने किनारे को पा लेता है। इसलिए कोशिश कभी भी हमें बंद नहीं करनी चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखते हैं। तो ये देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ p² + 1/p² = 47 है, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p + 1/p विल बी। अगर p² + 1/p² = 47 हो तो p + 1/p का संख्यात्मक मान क्या होगा? बताइए भाई। 7 होगा, 3/2 होगा, ±3 होगा कि 6 होगा? तो अब देखो यहां पर आपको जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है? आपने कहा मुझे वैल्यू दी गई है p² + 1/p² = इसकी वैल्यू दी गई है 47, और मुझसे वैल्यू पूछी गई है कि p + 1/p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दूं और इसमें मैं लगा दूं a + b का होल ऑफ स्क्वायर। अब a + b का होल ऑफ स्क्वायर तो सबको पता है भाई, a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अच्छा, a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसको नहीं याद हो याद रखेगा, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। तो अब जरा इसका आप स्क्वायर कर लो, इसका जरा स्क्वायर कर लेते हैं। p/1/p का होल ऑफ स्क्वायर कर दो, तो यहां पे लगा दो a + b का होल ऑफ स्क्वायर, और a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो जरा लगाओ यहां पर, देखो ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो जाएगा आपका p² + 1/p² + 2 × p × 1/p, यही तो होगा 2ab। तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो देखो a² + b² + 2ab। तो अब देखो जरा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। p से ये p कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? देखो 47 है, तो ये हो जाएगा 47, अब प्लस का ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 49। कितना हो जाएगा? 49। ये इसके बराबर में होगा p + 1/p का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा p + 1/p का होल ऑफ स्क्वायर।
अब अगर आप इसका होल ऑफ स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है ना, और इसको रखते हैं p प्लस 1/p और इसका होल ऑफ स्क्वायर हटा दें तो ये चला जाएगा रूट में, ये चला जाएगा किसमें, रूट में चला जाएगा। और 49 किसका रूट होता है, तो आपने कहा 7 का। किसका होता है, 7 का। तो p प्लस 1/p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए थी, p प्लस 1/p की ही वैल्यू तो चाहिए आपको। तो p प्लस 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 15th नंबर का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A boat running downstream covers a distance of 20 km in 2 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. Then speed of the boat in still water is। धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करती है। तो धारा की तो शांत जल में नाव की गति क्या है, 7 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर है कि 9 किलोमीटर पर आवर है कि 10 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से, धारा और नाव से पूछा गया है। तो एक नाविक है जो धारा में नाव चला रहा है, ये धारा है कुछ इस प्रकार से बह रही है। और ये देखो एक नाविक है जो इस प्रकार से नाव को चला रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो बोट की स्पीड मान लो आप v और स्ट्रीम की स्पीड मान लो आप u, ठीक है ना। इस स्ट्रीम की स्पीड मान लो आप u, ठीक है ना, और जो है बोट की स्पीड मान लो आप v। अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू होता है आपका d अपॉन t, अर्थात स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो एक चीज जरा सोचो, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी अर्थात डाउन स्ट्रीम में जाएगी, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी अर्थात डाउन स्ट्रीम में जाएगी, तो उसमें नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों साथ में चलेंगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। भाई जल्दी पहुंच जाएगी वो नाव। तो जब अगर मैं बात करूं कि डाउन स्ट्रीम में जो है बोट की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा हो जाएगी आपकी b प्लस यू। अच्छा, अप स्ट्रीम में क्या होगी, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, तो आपने कहा कि अगर इस बोट को जो है धारा के विपरीत आना है तो जो बोट की स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए धारा से। भाई सोचो जरा, अगर बोट की स्पीड जो है स्ट्रीम से कम होगी, धारा से कम होगी, तो धारा तो उसको बहा के लेके चली जाएगी, जो स्ट्रीम है उसको बहा के लेके चली जाएगी, रुकने ही नहीं देगी उसको। इसलिए जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो स्ट्रीम से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे b माइनस यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या कर रहा है कि अप डाउन स्ट्रीम में वह 20 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे में तय कर लेती है। तो यहां पर देखो अगर मैं b प्लस यू की वैल्यू निकालता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 20/2, तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड। अगर मैं अप स्ट्रीम में निकालता हूं, अगर मैं b माइनस यू निकालता हूं, तो आपने कहा वही दूरी उसको तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब यहां पर अभी कहानी नहीं रुकी। अब यहां पर आप मान लो कि a इक्वल्स टू बी प्लस यू मान लो और b इक्वल्स टू आप b माइनस यू मान लो। तो बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, a प्लस बी अपॉन 2, और स्ट्रीम स्पीड इन स्टिल वाटर, धारा की चाल शांत जल में होता है, उसका फॉर्मूला a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है ना। क्लियर है।
तो यहां पर अगर यहां पे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना। a कितना है आपने कहा 10 प्लस b कितना है आपने कहा 4 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करता हूं, अगर आपसे यहीं पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जाता कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी अपॉन 2। क्या होता है? a माइनस बी अपॉन 2। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम इन स्टिल वाटर पूछा जाता तो आपका 3 किलोमीटर पर आवर आ जाता, ठीक है ना। 10 माइनस 4 आपका 6 आता, 6/2 आपका 3 आ जाता। तो जो धारा की चाल है शांत जल में वो आती 3 किलोमीटर प्रति घंटे, नाव की चाल है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे यहाँ पे बोट की स्पीड पूछेगी तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, 16th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 5,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है आपका 5,000, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगेगी अब, ठीक है ना। और पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट और पहले वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका? तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T, ठीक है ना। जहां पे P आपका प्रिंसिपल हो गया, R मतलब रेट हो गया और T आपका टाइम हो गया। तो कह रहा है इन दोनों के बीच 2 वर्षों का डिफरेंस कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया क्या है? ब्याज पर ब्याज, ठीक है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो अब यहां पर देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना होगा? तो आपने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। कितना होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, जिसमें P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है, T आपका टाइम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 5,000, प्रिंसिपल कितना है आपका? तो आपने कहा प्रिंसिपल है 5,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, ठीक है। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। परसेंटेज है तो अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 और 3 बचे 15, 1,500 रुपये आ जाएगा, 1,500 रुपीज आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 वर्ष के लिए। अब जरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं CI। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। P मतलब हो गया प्रिंसिपल।
कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T और माइनस हो जाएगा यहाँ पे P। क्लियर है, समझ में बात आ गई। अब यहाँ पे जरा रख दो, कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो देखो जरा, जब आप यहाँ पे निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, P कितना है 5000, ठीक है ना, 1 प्लस R अपॉन 100। अब एक चीज जरा समझो, अगर यहाँ पे आप रखते हो 1 प्लस 15 अपॉन 100 तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 115/100, 115 अपॉन 100 लिख सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसमें ऐड कर दिया तो 115 अपॉन 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 115 अपॉन 100 के पावर 2 माइनस 5000, यही तो होगा। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 5000 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100 और ये हो जाएगा माइनस का 5000, माइनस का 5000। क्लियर है। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर लो भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, 5 दूना हो जाएगा आपका 10। 115 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो लास्ट में यूनिट डिजिट है आपका 5। अब अगर किसी के भी यूनिट डिजिट में 5 है तो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो जरा, आप यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, और जो यहाँ पर आपका ये नंबर बचा, कितना बचा 5 के इधर पहले आपका 11 बचा, 11 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जब भी किसी के यूनिट डिजिट में 5 हो तो आप उसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर रख दीजिए, कितना हो जाएगा 25। अब जो ये 11 है, 11 में उसके अगले नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 12, तो 12 में जरा मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 माइनस का 500 सॉरी 5000। अब ये कितना आ जाएगा देखो जरा, तो आपने इसका भाग दिया, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, कितना बचेगा 1, 2 6 जा 12, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और माइनस का कर दो 5000, कितना आ जाएगा ये, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा कितना 616 नहीं, यह आ जाएगा आपका 1612.50, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच से आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1612.50, ये कितना है माइनस का 1500, जरा माइनस करो कितना आ जाएगा, तो 1500 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 112.50, ये आपका इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 112 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 112 रुपए 50 पैसे का आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका जो है PRT अपॉन 100, जहां P क्या है आपका प्रिंसिपल, R क्या है आपका रेट और T क्या है आपका टाइम। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, जहां पे P आपका प्रिंसिपल है, R आपका रेट है, T आपका टाइम है और माइनस P मतलब जो आपका प्रिंसिपल उसको माइनस कर देना है, तो वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17th नंबर का क्वेश्चन है। 17th नंबर का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 bells ring at intervals of 12, 8, 18 and 36 minutes respectively. If they ring together at 11:25 am,
व्हेन विल दे रिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट। 3 घंटियां क्रमशः 12, 18 और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पूर्वाह्न 11:25 बजे एक साथ बजती हैं तो उसके बाद वे पहली बार एक साथ कब बजेंगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। कुछ नहीं आपको करना है, जो आपको वहां पे इंटरवल दिया गया है ना, कितने इतने पे बजती हैं 3 घंटियां, एक 12 मिनट पे, एक 18 मिनट पे, एक 36 मिनट का, तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो आप यहां पे निकालिए एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 36। कितना आएगा एलसीएम। अब अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको आप फैक्टर मेथड से निकाल लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे आपने कितना लिखा 12, यहाँ 18, यहाँ 36, तो 2 आपका हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 18 2 जा 36, फिर 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 9 2 9 जा 18, फिर 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से कर लो, कितना हो जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, अब इन चारों का इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका जो है, अगर देखें तो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 36, अर्थात 36 मिनट के बाद फिर से ये एक साथ बजेंगी। जो इनका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका समय होगा। तो 36 मिनट बाद फिर से यह एक साथ बजेंगी। ठीक है ना। तो ये जो है 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, फिर से एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालूं, अगर मैं टाइम की बात करूं कि कितने टाइम पर बजेंगी, टाइम बताइए। तो आपने कहा बजी थी पहले कितने पे, तो आपने कहा कि 11:25 AM पर, इसमें प्लस का कर दो आप 36 मिनट, कितना आएगा जरा देखो भाई, जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6 11 60 मिनट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 बजकर 1 मिनट, 12 बजकर 1 मिनट, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 12:01 PM, 12 बजकर 1 मिनट। तो आपका ये अपराह्न आएगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई जब इसको ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा, 61 का मतलब हो गया 60 का मतलब हो गया 1 घंटे, और 1 आपका वो बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 बजकर 1 मिनट। ठीक है ना। तो 12:01 पर जो है ये फिर से जो है एक साथ तीनों जो है वेल्स फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ओके, क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि सुंदर परचेस्ड एन ऑफिस बैग विथ अ प्राइस टैग ऑफ 600 रुपीज इन अ सेल वेयर 25% डिस्काउंट वॉज बींग ऑफर्ड ऑन द टैग प्राइस। He was given a further discount of 10% on the amount arrived at after giving usual 25% discount. What was the final amount paid by Sundar? सुंदर ने एक बिक्री में 600 रुपए के मूल्य टैग के साथ एक कार्यालय बैग खरीदा, जहां टैग मूल्य पर 25% छूट की पेशकश की जा रही थी। उसे सामान्य 25% छूट देने के बाद प्राप्त राशि पर 10% की और छूट दी गई। तो सुंदर द्वारा भुगतान की गई अंतिम राशि कितनी थी। तो यहां पर देखो भाई, सुंदर को जो है एक बैग खरीदना, जिसका जो टैग प्राइस था वो 600 रुपीज था। उसको उसमें जो टैग प्राइस था उस पर उसको 25% का डिस्काउंट दिया गया, और उसने जो उसके बाद जो उसकी राशि थी उस पर जो उसने वहां पर डिस्काउंट का, उसमें भी आपको उसको उसमें जो है 10% का फिर से डिस्काउंट दिया गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 600 रुपीज में उसको 2 डिस्काउंट मिले। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला आपको मिला 25% का डिस्काउंट,
अर्थात 600 रुपीज में उसका जो है, अगर देखो 100 रुपीज प्राइस था तो 25 रुपीज उसका जो है उसको नहीं देना पड़ा, तो 75% उसको पैसा देना पड़ा। फिर उसने कहा कि नहीं, अभी उसको जो है उसमें 10% का डिस्काउंट और दिया गया, जो इसके बाद जो उसको पैसा देना था उसमें 10% का डिस्काउंट और दिया गया, तो 10% का डिस्काउंट और दिया गया, तो 100 माइनस 10 उसको जो है अब कितना 90% अभी पैसा उसको और देना पड़ेगा, ठीक है ना। 100 माइनस 10 उसको 90% पैसा और देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि फाइनल प्राइस कितना था, अगर मैं बात करूं कि फाइनल अमाउंट पेड बाय सुंदर, तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू कितना देना पड़ा इसमें 75% इंटू 90% अपॉन हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। तो उसको 75% देना पड़ा, फिर 90% उसको और देना पड़ा, भाई 10% जो उसको उसमें और मिली ना। तो अब देखो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 से काट दो इसको, तो 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 3 जा हो जाएगा 45 इंटू 9 कर दो, कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, बचेगा कितना आपका 4, 9 4 जा 36 और 4 हो जाएगा 40, तो 405 रुपए उसको देने पड़े। जो फाइनल प्राइस था उसका वो था 405 रुपीज, ठीक है ना। 405 रुपए उसको फाइनल प्राइस देना पड़ा, ठीक है। 600 रुपीज का जो बैग था वो उसको 405 रुपए में मिल गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 195 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप 600 का 25% निकाल लीजिए, ठीक है ना, उसको उसमें माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसका फिर से 10% निकालिए और फिर से उसको उसमें माइनस कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं। भाई दो छूट मिली, पहले 25% फिर 10%, ठीक है ना, तो टोटल जो उसको अमाउंट पेड करना पड़ा वो 405 रुपीज़ का था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जो है आपका ग्राफ पर आधारित है। ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं और फिर देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 19 to 21 तक के लिए है, ठीक है ना। जो ग्राफ काम करेगा वो 19 से 21 तक के लिए है। देखिए क्या कह रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ए यूनिवर्सिटी फॉर 2 different years. The total number of students in 2010 was 2000 and in 2012 was 2400. Now answer the following question. दिया गया ग्राफ दो अलग अलग वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न श्रेणियों के छात्रों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। 2010 में छात्रों की कुल संख्या 2000 थी और 2012 में 2400 थी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द कोर्सेज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम इन द बोथ द ईयर। किस पाठ्यक्रम में दोनों वर्षों में छात्रों की संख्या समान थी। बीटेक में थी कि एमटेक में थी कि बीबीए में थी कि एमसीए में थी। तो अब देखो जरा यहाँ पे जो ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में जो ये नंबर दिए गए, परसेंटेज दिए गए हैं। 2010 में उस पाठ्यक्रम में कितने परसेंट बच्चे थे और 2012 में उस पाठ्यक्रम में कितने बच्चे थे। क्लियर है। 2000 में जो टोटल बच्चे थे वो 2000 थे और 2012 में टोटल बच्चे 2400 थे। तो अब देखो यहां पर अगर बात करें तो 2010 को ये आपका इस प्रकार का स्क्वायर जो है रिप्रेजेंट करता है। 2012 को आपका इस प्रकार का स्क्वायर जो है इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। बात मेरी समझिएगा। यहाँ पे 2010 को ये वाला स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा और 2012 को ये, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो,
यहाँ पर जो ये नंबर लिखे ना परसेंटेज, जैसे अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो देखो 2012 में 11% थे, 2010 में 13% थे, बीसीए में 18% थे आपके जो है किसमें 2010 में, और 2012 में 25% थे। बीबीए की बात करूं तो 15% थे आपके 2010 में और 16% थे 2012 में। एमटेक में 20% थे 2012 में और 24% थे आपके 2010 में। एमसीए में 18% 2012, 22% 2010, ठीक है ना। एमबीए में 8% 2012 में और आपका जो नहीं सॉरी 8% 2010 में और 10% आपका 2012 में। तो अब यहां से आपको क्या करना है कि परसेंटेज में, ये तो परसेंटेज दिया गया है, यहां से आपको अलग अलग पाठ्यक्रम के बच्चों की संख्या निकालनी है और फिर बताना है कि भाई किन 2 वर्षों में, किस पाठ्यक्रम में दोनों वर्षों में जो है स्टूडेंट की संख्या आपकी समान रही, ठीक है ना। तो जैसे यहां पे अगर हम देखें तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं बीटेक, ठीक है ना। जो जो ऑप्शन में दिया गया है उसकी हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बीटेक का निकालते हैं। देखो जरा बीटेक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बीटेक का निकालते हैं। तो बीटेक में 2010 में कितने बच्चे थे, तो आपने कहा कि बीटेक में 2010 में जो बच्चे थे वो 13% थे। टोटल बच्चे हैं 2000, उसका 13% निकालो। परसेंट का मतलब हो जाएगा अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 260 आ जाएगा, 260 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो जरा 2012 में निकाल लो, बीटेक में 2012 में जरा निकाल लीजिए। तो आपने कहा 2012 में कितना हो जाएगा, देखो जरा, तो ये है आपका 11%। 2012 में संख्या कितनी थी 2400, तो 2400 का आप 11% निकालो जरा, अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 4 जा 44, बचेगा कितना आपका 4, 11 2 जा 22 और 4 हो जाएगा 26, 264। नहीं, यहाँ पर तो समान नहीं है भाई, ठीक है ना। 11 4 जा 44, 4 बच गया, 11 2 जा 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, तो ये 264 है, यहाँ 216 है। तो पहला तो आपका सही नहीं है। बीटेक में तो संख्या बराबर नहीं थी। जरा एमटेक की बात करते हैं भाई। अब हम बात करते हैं एमटेक की। एमटेक में क्या कहानी थी, देखो जरा भाई, जो जो ऑप्शन में दिया गया है, चूंकि भाई जो ऑप्शन में दिया गया उन्हीं में किसी न किसी में बराबर होगी, तो हम सबको क्यों निकालें, जो ऑप्शन में दिया उसी को निकाल लेते हैं। तो एमटेक जरा निकालो। देखो एमटेक कहाँ है, एमटेक ये है आपका 2012 में है 20% और 2010 में है 24%। 2010 की अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपने कहा 2000 और 2000 का आप कितना 24% निकाल लीजिए। 24% का मतलब हो गया अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 480, 480 आ जाएगा। अब जरा 2012 में निकाल लो, 2012 में जरा निकाल लो। 2012 की अगर हम बात करें तो 24 छात्रों की संख्या कितनी है 2400 इंटू, यहाँ पर देखो परसेंटेज कितना है 24, नहीं परसेंटेज कितना है 20, परसेंटेज कितना है 20 अपॉन में हो जाएगा आपका 100, अपॉन में हो जाएगा 100, 0 से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 480। तो देखो एमटेक में 2010 में भी 480 बच्चे थे और 2012 में भी आपके 480 बच्चे ही हैं, ठीक है ना। 2010 में भी आपके 480 स्टूडेंट थे और 2012 में भी आपके 480 स्टूडेंट ही हैं। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है बी, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको बीबीए और एमसीए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब भाई हमारा आंसर एमटेक में से निकल आया तो हम फिर अब आगे बीबीए और एमसीए को क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना। तो ऑप्शन के थ्रू आप ऐसे क्वेश्चन को, चूंकि सबको निकालने की जरूरत नहीं है भाई, जो जो ऑप्शन में उसको आप निकाल बता दीजिए किस में होगा, क्योंकि इन्हीं में से 4 में से किसी एक में है। तो एमटेक में देखो यहाँ आपका 2010 में भी 480 है और 2012 में भी 480 है, तो दोनों में आपके जो है समान स्टूडेंट हैं एमटेक के पाठ्यक्रम में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
20th क्वेश्चन भी आपका इसी ग्राफ पर डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी ग्राफ पर आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमबीए कोर्स इन 2012। 2012 में एमबीए पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए जरा भाई, एमबीए की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो एमबीए में 2010 में जो छात्रों का परसेंटेज था वो 8% था, 2012 में परसेंटेज आपका 10% है। पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुए छात्र। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एमबीए में 2010 में कितने छात्र थे, एमबीए में 2010 में कितने छात्र थे, तो आपने कहा कि 2010 में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 2000, ठीक है ना, और 2012 में 2400। इस आंकड़े को याद रखिएगा। टोटल स्टूडेंट 2010 में आपके 2000 और 2012 में आपके 2400, ठीक है। अब जरा देखो यहां से जरा देखो 2010 में कितना है, परसेंट कितना है, ये आपका 8%। तो 2000 का 8% निकालो कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160, ठीक है ना। और 2012 में कितने थे, 2012 में जरा बात कर लो कितने हैं, तो आपने कहा कि 2012 में टोटल स्टूडेंट है 2400 और उसका 10% निकाल लो, उसका 10% निकाल लो, ये कितना है आपका 240, कितना है 240, देखो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 240 आपका आ जाएगा। अब कितना इंक्रीज हुआ, तो अगर हम बात करें इंक्रीज परसेंटेज का, ठीक है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, अगर हम बात करें कि परसेंटेज इंक्रीज, तो ये हो जाएगा जो है, देखो अब देखो 240 हो गया, पहले कितना था 160 था, तो कितना हो जाएगा, देखो 240 माइनस 160 किस में से इंक्रीज हुआ, 160 में से। भाई पहले आपका जो है 160 था, अब 240 हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, तो आपने कहा कि यह 80 इंक्रीज हो गया, किस में से, 160 में से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 और कर दीजिए, जो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 5 जा आपका 80 हो जाएगा, तो 50% इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में मेरी बात आई। भाई पूछा गया है कि 2012 में एमबीए में कितने ज्यादा छात्र आ गए, तो वहां पे छात्रों के लिए उसका परसेंटेज पूछा गया। तो भाई पहले 2010 में 160 छात्र थे, 2012 में 240 छात्र आ गए, तो 80 छात्र ज्यादा हो गए, ठीक है ना। और 80 छात्र किसमें से ज्यादा हुए, 160 में से, तो कितना परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया, 50% ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन इसी ग्राफ पर डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको पता है कि 2010 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2010 में टोटल स्टूडेंट हैं 2000 और 2012 में टोटल स्टूडेंट हैं 2400, 2400। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज स्टूडेंट फॉर द कोर्सेज इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। जिन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि की गई है उनके लिए बढ़े हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो यहां पर अगर बात करें तो आपको ये बताना है कि जो 2010 से 2012 में टोटल छात्र जो बढ़े हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल कितने छात्र बढ़ गए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो हमने बीटेक के 2010 और 2012 के छात्र निकाल लिए थे। जरा देखो भाई कितना इंक्रीजमेंट है, जरा बीटेक का देख लेते हैं। शुरुआत में आपने निकाला था बीटेक में जो है, बीटेक में आपने निकाला था, देखो यहां पर बीटेक में 2010 में 260 थे, फिर 2012 में 264 हो गए, कितने बच्चे बढ़े थे, 4। बीटेक की अगर हम बात करें
तो बीटेक में आपका जो है 2010 में कितना था, तो आपने कहा 260 और 2012 में कितना हो गया, तो 264। कितना बढ़ गया, तो आपने कहा यहाँ तो 4 बढ़ गया। ठीक है ना, 4 स्टूडेंट बढ़ गए। क्लियर है। अब जरा यहाँ पर देखो, क्या बीसीए आपने निकाला? बीसीए शायद अभी नहीं निकाला गया। बीसीए और बीबीए और एमसीए 3 नहीं निकाले गए, बाकी एमटेक भी हमने निकाल लिया है, एमबीए भी हमने निकाल लिया। एमटेक जरा देख लो कितना है, जो आपने निकाल लिया जरा उनको पहले देख लेते हैं। एमटेक भी आपने निकाल लिया है। एमटेक शुरुआत में ही आपने निकाला था, देखो 2010 में भी कितना था, 480 और 2012 में कितना था, 480। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा जो इंक्रीजमेंट है वो 0, क्योंकि यहाँ पे 2010 में भी कितना है आपका 480 और 2012 में कितना है आपका 480। तो यहाँ तो इंक्रीजमेंट जो है वो कितना है आपका 0। अगर हम बात करें एमबीए की, अगर हम बात करें एमबीए की, एमबीए में कितना इंक्रीज हुआ है भाई, तो आपने कहा एमबीए का भी हमने निकाल लिया। देखो एमबीए की अगर हम बात करें तो अभी हमने निकाला है 2010 में 160 और 2012 में 240। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एमबीए में 2010 में था 160 और 2012 में हो गया आपका 240। कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो आपने कहा ये तो 80 आपका बढ़ गया। कितना हो गया 80। अब जरा यहाँ पर आप बात कर लो बीसीए में, बीसीए में कितना इंक्रीज हुआ, तो अगर हम बात करें यहाँ पर बीसीए की, ठीक है ना, बीसीए की, तो बीसीए में 2010 में कितने बच्चे हैं, देखो जरा। तो आपने कहा कि भाई देखो 25% है 2012 में और 18% है 2010 में। तो अगर मैं 2000 का 18% निकालूं, अगर मैं 2000 का 18% निकालूं, कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा ये निकल के आएगा 360। ठीक है ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 360 आ जाएगा। 2012 में कितना निकल के आएगा, 2012 में कितना निकल के आएगा, देखो जरा भाई। तो आपने कहा ये है आपका 2000 और यहाँ है कितना 25%, कितना है 25%, कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 0 0 0 0, तो जाएगा 25 दूना 50, 500। कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, तो आपने कहा इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ, देखो जरा। तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 0 और ये कितना हो गया आपका, तो 6 नहीं 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, 140 इंक्रीज हो गया। 360 था 500 हो गया, 140 आपका इंक्रीज हुआ, 140 इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा जगह कम है, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखो, अगर हम बात करें किसका निकालना है हमको, बीसीए हो गया, बीबीए निकाल लो। क्या निकालो, बीबीए। बीबीए में कितना हो गया, बीबीए में कितना इंक्रीज हुआ, अब देखो भाई 2010 में बीबीए में कितने स्टूडेंट थे, देखो जरा। तो आपने कहा कि बीबीए में 2010 में जो है देखो 15% है, तो 2000 का 15% कितना हो जाएगा, 2000 का 15%, परसेंटेज मतलब अपॉन 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2012 की अगर हम बात कर लें तो 2012 में कितना हो जाएगा, तो 2012 में जो है 2012 में हो जाएगा आपका 2000 और 2000 इंटू कितना हो जाएगा आपका जो है बीबीए की बात चल रही है, तो 16% है, 16% तो अपॉन में 100 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 320 हो जाएगा। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो गया आपका 20। पहले 300 था, अब 320 हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात कर लें एमसीए की, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एमसीए की, किसकी बात कर लेते हैं, एमसीए की। ठीक है ना, तो एमसीए में 2010 में कितने बच्चे हैं, 2010 में कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा कि 2010 में 22% है, तो 2000 का 22% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 440, कितना आ जाएगा 440। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2012 में कितना हो जाएगा, 2012 जरा निकालो भाई, 2012 में कितना आ जाएगा,
तो आपने कहा ये है 2000 नहीं 2400 है ना, 2400 और कितना है आपका 18%, 2400 और ये है आपका 18% अपॉन हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 18 4 जा हो जाएगा आपका 72, 2 आ जाएगा 7 आपका होल्ड हुआ, 18 2 जा आपका 36 और 7 हो जाएगा 43, कितना इंक्रीज हुआ दोनों में, ये 440 था ये 432 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आपका डिक्रीज हो गया ना भाई, यहाँ 400 कितना था 40 था और यहाँ कितना हो गया, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा 432, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तो भाई डिक्रीज हो गया, यहाँ पे संख्या क्या हो गई आपकी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो देखो यहाँ तो भाई डिक्रीज हो गई तो इसको तो हमें लेना ही नहीं, क्योंकि कुल संख्या की जो वृद्धि हुई उसको हमको बताना है। तो टोटल जो इंक्रीजमेंट है वो कितना है, टोटल इंक्रीज कितना है, टोटल इंक्रीजेस कितना है, कितना बढ़ा भाई। तो आपने कहा कि देखो यहां आपका 4, यहां है आपका 4 प्लस यहां कितना है आपका 0 है, MBA में आपका 80 है, प्लस यहां कितना है देखो, तो ये BCA में आपका जो है 360। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया है, 2012 में हमको यहाँ 2400 लेना पड़ेगा ना, यहाँ भी हमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये आंकड़े गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हमने वैल्यू गलत लिख दी है, यहाँ पे ये वैल्यू गलत आ गई है, यहाँ पर भी ये देखो ये वैल्यू गलत हो गई, यहाँ पे भी इसको सही कर लेते हैं फिर से, क्योंकि 2012 में टोटल स्टूडेंट की जो संख्या थी वो थी आपकी 2400, तो ये हो जाएगा 2400 और यहाँ पे BCA में ये था 25%, तो 25 और अपॉन हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 चौको 100 और 25 दूना 50, 50 10 60, 600 आ जाएगा। कितना आपका डिफरेंस हो जाएगा आपका 0 और ये है आपका 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गया तो 4 और 5 में से 3 गया, 240 आ जाएगा यहाँ पे 240 आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे जरा देख लो भाई 2012 क्या है, किसका निकाला है, BBA का। BBA जरा देखो भाई कितना है, BBA है आपका जो है 16%, तो 2400 का 16% निकालो, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 16 में 24 का सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 4 जा 64, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 आपका कैरी हुआ, 16 2 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा 32 और 6 हो जाएगा आपका 38, तो ये 84 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, कितने का आएगा 84 का, 84 स्टूडेंट बढ़ गए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 यहाँ से 0 यहाँ से 8 यहाँ से यहाँ हो जाएगा 240, यहाँ हो जाएगा आगे प्लस का 240 प्लस 240 प्लस हो जाएगा आपका कितना 84 प्लस का 84, इनको जरा ऐड कर लो, यहाँ चूंकि इंक्रीजमेंट हुआ नहीं तो इसको लेना नहीं है, जरा ऐड करके कितना आ जाएगा, तो देखो 4 0 4 4 आपका हो जाएगा 8, लास्ट में 8 आएगा, फिर यहाँ देखो 8 8 4 12 12 8 20, तो 0 आ जाएगा, 2 आपका होल्ड हुआ, 2 2 4, तो 408 स्टूडेंट आपके बढ़ गए, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई। बीटेक में 4 स्टूडेंट बढ़े, एमटेक में 0 बढ़े, एमबीए में 80 बढ़े, बीसीए में 240 बढ़े और बीबीए में 84 बढ़ गए, और जो आपका एमसीए उसमें स्टूडेंट घट गए, उसमें तो बढ़े ही नहीं, तो उसको हमें लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल कितने बढ़ गए, 408 स्टूडेंट आपके बढ़ गए, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या आपसे कहना चाह रहा है, उसकी क्या आशाएं हैं आपसे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगा। आपका ये इक्वेशन दिया गया है 128 डिवाइडेड 16 इंटू क्वेश्चन मार्क
माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जरा देखो, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें हमेशा आप बॉड मॉस लगाएं। बॉड मॉस मतलब बी मतलब क्या, पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ओ का मतलब हो गया ऑफ, फिर आपका ऑफ वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, फिर डिवीजन होगा, फिर जो है अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा तो डिवीजन के बाद होगा, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना। तो ये बॉड मॉस ही आपको हमेशा लगाना है। तो अब देखो आप क्वेश्चन मार्क की जगह मान लो ए, ठीक है ना, ए आपने मान लिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 128 डिवाइडेड 16 इंटू ए और माइनस हो जाएगा 7 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 7 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 और प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। अब जरा देखो इसको सॉल्व करो। 16 से 128 को डिवाइड करो तो 16 8 जा 128 होता है, आपने कहा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 8a माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन कितना हो जाएगा 49 माइनस 48 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 8a माइनस 14 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 1 प्लस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 प्लस, भाई यहां से 1 बचेगा, इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा आगे इसको सॉल्व कर लें, इस वैल्यू को उधर लेके चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8a प्लस का 14 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो इसके फैक्टर जरा करिए, तो फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस 5a माइनस 5a माइनस 3a माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। भाई फैक्टर कैसे होंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आए, तो 5 और 3 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a, तो यहाँ पे आप a माइनस 5 ले लेंगे, माइनस 3 आपने ले लिया तो यहाँ पे a माइनस 5 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो a माइनस 5 एंड a माइनस आपका 3 इक्वल्स टू 0। तो a की दो वैल्यू आएंगी, a की दो वैल्यू आएंगी 3 और 5। कितनी वैल्यू आ जाएंगी, a की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 या 5। तो ऑप्शन में देखो एक दिया गया है 3, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यू आएंगी 3 या 5, तो ऑप्शन में आपका 3 दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35। व्हाट इज द 6th नंबर। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठा नंबर क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें एवरेज, एवरेज इक्वल्स टू होता क्या है, सम ऑफ द रिजल्ट, सम ऑफ द रिजल्ट, सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट, सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। ठीक है ना, रिजल्ट, ठीक है, नंबर ऑफ रिजल्ट, यही तो एवरेज होता है। अर्थात जो आपके परिणाम हैं, ठीक है ना, उनका योग, उनका टोटल योग अपॉन हो जाता है आपका नंबर ऑफ रिजल्ट, अर्थात परिणामों की संख्या। ठीक है, एवरेज आप ऐसे निकालते हैं। तो इसे कह रहा है कि 9 नंबर्स का जो एवरेज है वो 30 है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल सम कितना है इनका, अगर मैं आपसे बात करूं कि 9 नंबर्स का टोटल सम कितना है, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं सम ऑफ 9 नंबर्स, सम ऑफ
9 नंबर्स, 9 नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 30, 9 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 270, 270। अब देखो अगर मैं बात करूं सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, अगर मैं बात करूं सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना है, तो आपने कहा 5 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 125। अच्छा सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर, अगर बात करें सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर, सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 35, कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 105। तो अब देखो 6th नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालना है 6th नंबर क्या होगा, तो 6th नंबर इज टोटल सम कितना है 9th नंबर का 270, उसमें से फर्स्ट 5 का कितना है 125, लास्ट 3 का कितना है 105, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 270 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 आपका 10, कितना बचेगा 1, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा आपका 2, तो 270 से जब 230 को माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, अर्थात जो आपका 6th नंबर कितना है आपका 40 है। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आपसे 6वां नंबर पूछा जा रहा था तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो एवरेज क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हमको एवरेज दिया गया उसको सम में कन्वर्ट करना है तो एवरेज में जितने नंबर का एवरेज दिया गया है उसमें आप उसका मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। तो 9 नंबर्स का एवरेज 30 था तो टोटल सम आपका 270 हो गया। फर्स्ट 5 का सम आपका 125, लास्ट 3 का आपका सम 105, तो टोटल हो जाएगा आपका 230। तो एक जो नंबर है आपका 6th नंबर वो है आपका 40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 24th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन है कि 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160। द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स इज। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 2160 है। तो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? 36 है, 24 है, 18 है कि आपकी 12 है। तो अब देखो दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। दो संख्याओं का आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। रेशियो क्या दिया गया है? रेशियो आपको दिया गया है 3:5। अच्छा, इनका प्रोडक्ट कितना है? इनका प्रोडक्ट है 2160। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि एक संख्या आपकी 3a है और एक संख्या आपकी 5a है। एक संख्या आपकी 3 है, एक संख्या आपकी 5a है। अब अगर यहां पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको दिया गया है, देखो 3a इंटू 5a इक्वल्स टू है आपका 2160। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू 2160 अपॉन 15। जरा 15 से इसको कैंसिल कर दो तो 15 1 जा 15, बचेगा इतना आपका 6, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 144। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 12। कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू 12। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा रूट में 144। क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। तो संख्या की अगर हम बात करें तो एक हो जाएगी 3 इंटू 12, अर्थात ये हो जाएगा 36। और एक संख्या हो जाएगी आपकी 5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 60। छोटी संख्या कौन सी है? 36। छोटी संख्या कौन सी है? 36। तो 36 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो क्या आंसर क्या आता? 60 आता।
क्लियर है? तो आपसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका जो है कि 60% ऑफ ए नंबर इज 24 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 3/4 से 24 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी? 150 होगी, 180 होगी, 160 होगी कि 175 होगी? तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि लेट द नंबर इज ए, हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, लेट द नंबर इज ए, लेट द नंबर इज ए, माना कि वह संख्या ए है। अब जरा बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जरा बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या के 60% अर्थात ए के 60% का मतलब हो गया अपॉन में 100, ठीक है ना। उसके उसी संख्या के अर्थात ए के 3/4 से कितना कम है, 24 कम है, ठीक है भाई। संख्या क्या है, आपने ए मानी है तो ए का 3/4 मतलब a इंटू 3/4, उससे कितना कम है, 24 कम है। देखो जरा इसको सॉल्व कर कितना आएगा। आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 3a/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3a/4 माइनस हो जाएगा 24। तो यहाँ पे एक काम करो, 24 को इधर ले आओ, इन दोनों को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3a/4 माइनस 3a/5 इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा आपका ये 4 5 जा 20, तो 5 3 जा 15, 15a माइनस 5 4 जा तो 4 3 जा 12, 12a और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 24 के। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 3a, तो 3a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 इंटू 20, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 3। जरा इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखो जरा, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा 160। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, वह संख्या क्या है आपकी 160 है, वह संख्या क्या है आपकी 160 है। और संख्या तो आपसे पूछ रहा है, आपने यही तो माना, तो 160 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। वह संख्या कितनी है आपकी 160 है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वन एमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। संख्या दी गई √3 प्लस √7 प्लस √3 की √6 प्लस √2 की √5 प्लस √5 की √2 प्लस √8, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी आपको बताना है। तो अब देखो जरा ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन यदि कभी भी आपको दिखता है, इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जरा उसको समझिए। देखिए संख्या दी गई है आपको √7 प्लस √3, एक संख्या दी गई है आपको √6 प्लस √2। मैं इतना शॉर्टकट बता रहा हूं, बस 1 सेकंड में आप आंसर दे दो ऐसे क्वेश्चन का। देखो √5 प्लस √5 और एक संख्या है आपकी √2 प्लस √8, √2 प्लस √8। अब देखो करना कैसे है आपको, आपको ये चेक करना है कि रूट के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं, अगर उन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जितनी ये आपकी संख्याएं दी गई, अगर सबका योग समान है तो कुछ नहीं करना, रूट के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो संख्या बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे देखो जरा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 7 प्लस 3 आपका 10 हो जाएगा, यहां पे देखो 10 है। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये भी 10 हो जाएगा।
5 + 5 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये भी 10 हो जाएगा। अच्छा 2 + 8 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो देखो रूट के अंदर जो संख्याएं दोनों लिखी हैं, दोनों का इन चारों का योग क्या है, समान है। भाई देखो यहां भी आपका 10 हो रहा है, यहां भी आपका 10 हो रहा है, यहां भी आपको 10 हो रहा है, यहां भी आपका योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो जब जो है इनका योग समान हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अर्थात 7 × 3 कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 21 आ जाएगा। 6 × 2 कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ठीक है ना। 5 × 5 कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। और 2 × 8 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है ना। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, 25। अर्थात जो आपका बड़ा आया, इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है वो है आपका √5 + √5। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है आपका √5 + √5। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात मेरी आई। इनके बीच का क्या कर देना, जैसे यहाँ पे योग है ना 7, तो इनको जोड़ना। अगर सबका योग बराबर है तो कुछ नहीं करना, रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बड़ा आएगा वो बड़ी संख्या है, जो छोटा आएगा वो छोटी संख्या है। जैसे अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट नंबर पूछता तो आंसर आपका आता √6 + √2। ठीक है ना। आपसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा √5 + √5। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।